गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 8 एंड ये स्टार्टिंग है, तो आज हम कवर अप करेंगे चैप्टर 1 एंड द चैप्टर नेम हियर इट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आप लोग कुछ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ जानते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी क्रॉप डेट मीन्स फसल, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, एंड मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध। तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर, यानी कि जो पहेली एंड भूजो ये लोग अपने अंकल के हाउस पे गए, घर पे गए, चाचा के घर पे गए समर वेकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, और उनके जो अंकल थे यानी कि उनके जो चाचा जी थे वो एक किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो उन लोगों ने क्या क्या देखा? उन लोगों ने औजार देखे जैसे कि खुरपी, दराती जैसे कि, और बेलचा, हल इत्यादि। इन सब लोगों ने ये अपनी फील्ड में देखा, यानी कि खेत में देखा उन्होंने। तो यहाँ पे भूजो बोलता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स, मतलब कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो पहली बोलती है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहली ने बोला भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, मतलब कि जितने भी लोग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, मतलब पेड़ पौधे अपना खाना भोजन अपने स्वयं बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्या आप बता सकते हैं कि हर पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि जो जानवर और जो ह्यूमन बींग्स अपन लोग, तो ये लोग हम अपना फूड खुद से नहीं कर पाते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो इसलिए एनिमल्स जानवरों को कहाँ से फूड मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, बट सबसे पहले हमें ये जानना चाहेंगे कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. यानी कि हमको ये पता है कि हमको एनर्जी, हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है, जो कि ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक डाइजेशन, खाने को पाचन करना, और रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमको प्लांट से भी फूड मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, एंड दोनों से मिलता है। तो यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट यहाँ पे भूजो बोलता है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो भूजो बोलता है यहाँ पे कि हमको सब लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इतने सारे लोग हैं, उन सबके पास फूड कैसे पहुँचता होगा। पहली बोलती है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहली ने बोला भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो यहाँ पे पहली ने बोला यहाँ पे कि इस चैप्टर में, इस पैरा में दिया हुआ है कि हमको अगर लार्ज पॉपुलेशन यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को खाना पहुँचाने के लिए, भोजन पहुँचाने के लिए हमको रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि रोज़ उत्पादन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उनका उचित प्रबंधन करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उनको वितरण करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ये हो जाएगा कृषि पद्धतियाँ। टिल 10,000 BCE पीपल वर nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. लगभग मीन्स 10,000 BC में पीपल वर नोमेडिक, मतलब लोग, मनुष्य जो थे वो घूमंतु थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे खाने की खोज में और रहने के लिए।
दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो वो लोग क्या करते थे, जो हमारा कच्चे सब्जियां थी और फ्रूट्स वगैरह ये सब लोग ये खा लेते थे। एंड उसके बाद साथ में इन लोगों ने जानवरों का भी शिकार करना शुरू कर दिया था खाने के लिए, भोजन के लिए। लेटर दे कुड cultivate land and produce rice, wheat and other food crops, thus was born agriculture। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने लैंड खेती की और उसके साथ में राइस यानी कि चावलों का प्रोडक्शन किया, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया और उसके बाद में ये एग्रीकल्चर हमारा स्टार्ट हो चुका था। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, यानी कि पेड़ पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप, तो उनको हम कहते हैं क्रॉप। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रॉप किसको कहते हैं। जब प्लांट्स किसी भी सेम काइंड के उनको कल्टिवेट किया जाता है एक जगह पे ऑन अ लार्ज स्केल, तो उनको हम कहते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। तो क्रॉप ऑफ wheat क्या हो जाएगा, जब वीट के प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर that of wheat, ये हो जाएगा। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। तो आपको पता भी होगा कि क्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जस्ट लाइक cereals हैं, वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow। और ये किस पौधे पर किस बेसिस पर उगाए जाते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक हमारा जो देश है वो एक बहुत बड़ा है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसलिए इसके साथ साथ यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है जस्ट लाइक हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसलिए बहुत सारी वैरायटी के क्रॉप्स, विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स अलग अलग जगह पे उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। तो यहाँ पे टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। यहाँ पे देखो खरीफ क्रॉप्स दिया हुआ है एंड रबी क्रॉप्स दिए हुआ है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, यानी कि जो क्रॉप्स जो पेड़ पौधे हमारे जो फसल हमारी रेनी सीजन यानी कि वर्षा के टाइम पे, रेनी सीजन के टाइम पे उगाई जाती है, उनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। एंड आप सबको भी पता होगा हमारा रेनी सीजन इंडिया में कब होता है, जून टू सेप्टेम्बर में। तो इसमें जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट एंड कॉटन, इन सबको कहते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाए जाते हैं उनको हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। और ये हमारा विंटर सीजन तो आपको पता ही है, अक्टूबर टू मार्च होता है। और इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हैं, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड एंड लिनसीड। Basic practices of crop production. Why paddy cannot be grown in the winter season? तो मीन्स अलग अलग टाइम सीजन में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे भूजो कह रहा है कि ये पैडी हम विंटर सीजन में क्यों नहीं लगा सकते। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट, यहाँ पे पहली बोलती है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को यहाँ पे बहुत सारे वाटर रिक्वायरमेंट होती है, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे क्रॉप्स अलग अलग टाइम पे लगाए जाते हैं क्योंकि अलग अलग टाइम का सीज़न होता है। जैसे कि पैडी है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा, तो वो कब लगेगा, अपना रेनी सीजन में लगते हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। तो आप देखेंगे कि ये जो क्रियाकलाप है उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों उगाने के लिए करते हैं। These activities or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below। और हम इनको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जस्ट लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं. सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, डेट मीन्स मिट्टी तैयार करना. सोइंग यानी कि बुआई करना. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि उनके लिए खाद की व्यवस्था करना. और इरिगेशन उनकी सिंचाई करना. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी उनकी सुरक्षा करना. हार्वेस्टिंग उनकी कटाई करना. उसके बाद में स्टोरेज, यहाँ हम उसको स्टोर करते हैं. तो यही सब प्रोसेस होता है खेती में करने में. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब हम मिट्टी तैयार कैसे करेंगे. तो ये हम फर्स्ट ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पढ़ रहे हैं जिसमें कि दिया हुआ है द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. तो क्रॉप ग्रो करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उसकी मिट्टी तैयार करोगे तभी तो आप कुछ पेड़ पौधे लगा पाओगे. तो यही हम अपने घर में भी करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. तो सबसे पहले जो क्या टास्क होता है agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. तो ये क्या अलाउ करता है, इससे जो जड़ें भूमि में गहराइयों तक जा सकती हैं. This allows the root to penetrate deep into soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. तो यहाँ पे मतलब जो मिट्टी होती है, जो लूज सॉइल होती है, वो गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब हम बात करेंगे कि मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. तो यानी कि जो loosened soil है वो किस किस में हेल्प करती है, ग्रोथ ऑफ earthworms में एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट, जो भी मिट्टी में जो earthworms एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए ये loosened soil हेल्प करती है. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर. एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं. सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. तो वो क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं और उसके बाद में ह्यूमस उनको ऐड करते हैं. बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन. बट अब हम ये बात करेंगे कि सॉइल को टर्न क्यों करना पड़ता है, यानी कि पलटना क्यों पड़ता है, और उनको लूज क्यों करना पड़ता है. यू मे हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा डेट सॉइल कंटेन्स मिनरल, यानी कि मिट्टी में मिनरल्स होते हैं. वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वाटर भी होता है, एयर भी होती है एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स. इसी के साथ साथ इसके जो डेड प्लांट्स होते हैं यानी कि मृत पौधे होते हैं एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. तो इसमें क्या होता है, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म में वो रिलीज हो जाते हैं इन सॉइल में. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स. और इन न्यूट्रिएंट्स को पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth. तो जो few centimeter of top मतलब जो ऊपर की मिट्टी होती है कुछ सेंटीमीटर तक वो ही सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ में. Turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो लूजनिंग सॉइल है और टर्निंग सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स लेके आती है सॉइल में, मिट्टी में, सो डेट तो प्लांट्स को ईजिली इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकें. दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सॉइल को पहले टर्न और लूज क्यों करते हैं, बिकॉज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग. तो इसलिए जो प्रोसेस होती है लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल की उनको हम कहते हैं टिलिंग और प्लगिंग. दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग. प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन. प्लग्स किससे बना होता है, वुड से बना होता है और आयरन से. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग. तो अगर आपकी मिट्टी बहुत सूखी है तो सबसे पहले उसको पानी चाहिए होगा. प्लगिंग करने से पहले द प्लग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. और जो प्लग फील्ड होते हैं उनके पास बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रम्स.
वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। तो अगर आपकी मिट्टी बहुत सूखी है तो सबसे पहले उसको पानी चाहिए होगा। द प्लग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट मीन्स कि अगर आपकी मिट्टी में बड़े बड़े ढीले टाइप के यानी कि बड़े बड़े पत्थर टाइप के हैं मिट्टी के, तो उनको हम कहते हैं क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। तो सबसे पहले हमें उन्हें तोड़ना पड़ेगा। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। तो हमें लेवल करना पड़ेगा, इन्हें एक मतलब सहायता से तोड़ना आवश्यक है, उसके बाद में इनको लेवल करना पड़ता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो लेवलिंग ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इनको हम कहते हैं लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल। कभी कभी मतलब मीन्स प्लगिंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मैन्योर, उनको खाद देनी पड़ेगी पेड़ पौधों को। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। तो ये क्या होगा, इससे प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी, आपकी जो खाद है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी मिट्टी के साथ। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। और सॉइल को यानी कि बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। Agricultural implements before sowing the seeds, it is necessary to break the soil clumps to get better yield. तो अगर हम मीन्स कुछ उगाएंगे, सोइंग करेंगे सीड्स को, तो उससे पहले हमको जो मिट्टी के जो बड़े बड़े डेले हैं उनको तोड़ना आवश्यक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये हम कई अनेक सारे औजारों के साथ कर सकते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। तो जो मेन औजार हैं उनको हम कहते हैं हल। प्लग मीन्स हल और हो दैट मीन्स कुदाली, और कल्टीवेटर के थ्रू कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये प्लग शैफ्ट है और यहाँ पे ये प्लग शेयर हो रहा है, और यहाँ पे बीम, इसको कहते हैं हम बीम। अब हम पढ़ेंगे प्लग। प्लग क्या होता है? दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। यानी कि ये बहुत लंबे टाइम से हल किस लिए यूज हो रहा है? खेतों की जुताई करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए क्रॉप में, और रिमूविंग द वीड्स एंड वीड्स को हटाने के लिए, एंड इसके साथ साथ एंड टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को टर्न करने के लिए प्लग यूज किया जाता है। दिस इज मेड ऑफ वुड। ये किसके बना हुआ होता है? वुड से मिलके बना होता है, यानी कि ये लकड़ी का बना होता है। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। तो और ये मतलब दो, आपने यहाँ पे देखा भी था इस इमेज में, देखो ये यहाँ दो बैल हैं, तो इनके थ्रू आपको ये यूज होता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल टाइप का एक आयरन स्ट्रिप होता है, उसको हम कहते हैं प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग शैफ्ट। और मेन पार्ट क्या होता है? इसका लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है, जिसको हम कहते हैं प्लग शैफ्ट। प्लग शैफ्ट देखिए, ये जो है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे प्लग शैफ्ट। और यहाँ पे देखिए प्लग शेयर क्या होता है? ये ट्रायंगल टाइप का होता है, तो इसको हम कहेंगे प्लग शेयर। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शैफ्ट, और यहाँ पे एक हैंडल भी होता है इसमें। देयर इज द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो उसका अदर एंड होता है वो, यानी कि जो हल बुल होते हैं उनके नेक पे, गर्दन पे होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। और वन पेयर ऑफ बुल यानी कि इसमें एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays. अब क्या होता है इसमें, जो आजकल लोहे के हल की जगह तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे हो हमने बताया था मैंने आपको, इसको कहते हैं हिंदी में कुदाली। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो ये एक सिंपल औजार है, मतलब सरल औजार है, जिसका उपयोग हम खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है, यानी कि सॉइल को लूजनिंग करने के लिए, और जो हमारे वीड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, यानी कि उनको हटाने के लिए। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, और इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, यानी कि एक लंबी सी लकड़ी होती है, और आयरन। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड। तो इसमें क्या होता है
जिसमें एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है टू इट्स वन एंड वुड्स वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और इसको एज अ ब्लेड की तरह यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये हो इस टाइप का होता है यहाँ पे। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको एनिमल के थ्रू पुल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कल्टीवेटर क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्लग क्या होता है, हो क्या होता है, एंड अब हम पढ़ेंगे कल्टीवेटर। कल्टीवेटर नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब प्लगिंग किससे होती है, ट्रैक्टर के थ्रू होती है। ये देखिए यहाँ पे, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो जो कल्टीवेटर को अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा हमारा, यानी कि लेबर यानी कि मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें हमारा टाइम भी उससे बचेगा। सोइंग, अब हम पढ़ेंगे सोइंग यानी कि बुआई। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग भी, बुआई भी जो है वो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो सोइंग करने से पहले हमको गुड क्वालिटी और क्लीन और हेल्दी सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। किसान फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो किसान क्या करते हैं, उनको अधिक उपज देने वाले बीजों की प्राथमिकता देते हैं, यानी कि जो उनको हाई यील्ड देंगे वो उनको सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अब हम ये कैसे डिफाइन करें कि हम सीड्स कैसे सेलेक्ट करें। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. यानी कि एक दिन क्या हुआ, मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। कुछ मिनट बाद क्या होता है, कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे, और मुझे ये लगा कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो बाकी कुछ तो नीचे हैं, बाकी कुछ ऊपर पानी में तैर रहे हैं। अब एक्टिविटी 1.1 में आपको क्या करना है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। यानी कि आपको एक बीकर लेकर उसमें पानी आधा भरना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट, और उसमें वीट सीड्स डालने हैं, यानी कि गेहूं के दाने डालने हैं, और उनको अच्छे से स्टिर करना है। वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद कुछ टाइम के लिए वेट करना है। आर दी सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, इनमें से यानी कि कुछ जो सीड्स हैं, कुछ बीज हैं, वो क्या पानी में ऊपर से तैरने लगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, क्या वो मतलब जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं तो वो क्या ज़्यादा लाइटर हैं या हैवियर हैं जो नीचे सिंक हैं उनसे। वाई वुड दे बी लाइटर, बट ये लाइटर क्यों हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, जो खराब डैमेज सीड्स होते हैं, जो बेकार सीड्स होते हैं, जो बेकार बीज होते हैं, वो हॉलो हो जाते हैं, और इसी कारण से वो ऊपर तैरने लगते हैं। दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे हम अपने बीजों को अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कौन से बीजों की सोइंग करनी है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। तो सीड बोइंग करने से पहले हम ये देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो टूल है, अबाउट द टूल्स यूज, कौन सा हम टूल यूज़ करें, कौन से औजार हम यूज़ करें, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। ट्रेडिशनल टूल, अब यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल डैट मीन्स परंपरागत औजार। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। जो मतलब जो पहले ट्रेडिशनली टूल यूज़ करते थे सीड्स को सो करने में, वो इज़ लाइक अ फनल। उनका शेप किस टाइप से होता था, फनल के शेप में होता था। ये देखिए यहाँ पे। आफ्टर डेट pass down through 2 or 3 pipes having sharp ends, these ends feeds into the soil and place seeds there। तो यानी कि इसमें दिया हुआ है बीजों के कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। अब हम सीड ड्रिल कैसे होता है, जैसे कि आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा हम करते हैं। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। तो इससे क्या होता है, बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है।
इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ये क्या करता है, मतलब जो हमारे बीज होते हैं वो मिट्टी में ढक जाएंगे तो ये हमारे बीज बर्ड्स यानी कि पक्षी भी नहीं खा पाएंगे। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अगर हम सीड ड्रिल के थ्रू हम बुआई करेंगे तो हमारा उससे टाइम भी बचेगा और हमारी मेहनत भी बचेगी। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in a small bags. Why are they kept like this? तो मेरे विद्यालय के पास में एक नर्सरी है यानी कि पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। और पर इस प्रकार क्यों रखे हैं? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. तो यानी कि जो सीड्स हैं, जो बीज हैं कुछ पेड़ पौधों के जैसे लाइक पैडी, इनको हम पहले नर्सरी में उगाते हैं। When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. और इसके बाद में जब इनको तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित करते हैं। Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. इसी के साथ साथ कुछ फॉरेस्ट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको भी हम नर्सरी में उगाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. और मतलब जो दूरी होती है बीजों के बीच में वो क्या अवॉइड करती है? ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, यानी कि जब पेड़ पौधे उगेंगे तो वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस से उगेंगे। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। ये क्या अलाउ करेगा? अगर हम अपने घर में भी पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये तो नहीं है कि एक जगह ही सारे पेड़ पौधे इकट्ठे लगा देंगे, हम अलग अलग जगह लगाते हैं। तो उससे क्या होगा? पेड़ पौधों को अच्छे से धूप भी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और पानी भी मिलेगा फ्रॉम द सॉइल। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरग्राउंडिंग। बट समय के साथ साथ हमको कुछ पेड़ पौधों को हटाना भी पड़ता है जिससे कि ओवरक्राउडिंग नहीं होता है। Adding manure and fertilizers, यानी कि खाद एवं उर्वरक मिलाना। फर्टिलाइजर्स को हम कहते हैं हिंदी में उर्वरक। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. यानी कि जो substances, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उनको हम कहते हैं खाद एवं उर्वरक कहते हैं। I saw a healthy crop growing in a farm. तो यहाँ पे भूजो बोलता है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा। In the neighboring farm the plants were weak. और जबकि उसके पास वाले खेत में पौधे कमजोर थे। Why do some plants grow better than others? यानी कि कुछ पेड़ पौधे दूसरी जगह से अच्छे क्यों होते हैं? Soil supplies mineral nutrients to the crop plant. Soil यानी कि मिट्टी क्या करती है? Nutrients प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, पेड़ पौधों को। These nutrients are essential for the growth of plants. इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को भी उनके भी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. यानी कि खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। अब ये सोचिए कि पोषकों का क्या होता होगा, न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा। Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. अगर हम कंटिन्यूस मतलब फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। अगर हम उनको डेली उनका कल्टीवेशन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। Therefore farmers have to add manures to the field to replenish the soil with nutrients. इसलिए किसानों को क्या करना पड़ता है? उनको पूरा करने के लिए किसानों को खेत में खाद डालनी पड़ती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग कहते हैं, यानी कि खाद देना। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर वहाँ पे मैन्योरिंग यानी कि उनको खाद अच्छे से नहीं डालेंगे तो वो वीक प्लांट्स होंगे, यानी कि कमज़ोर पेड़ पौधे लगेंगे। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या होता है? खाद क्या होती है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है obtained फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। और ये हमें कहाँ से मिलती है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज से। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. तो यहाँ पे किसान क्या करते हैं?
वो क्या करते हैं, जो प्लांट का वेस्ट होता है और जो एनिमल का वेस्ट होता है उनको एक गड्ढे में डालते हैं, इसके साथ साथ उनको खुले में छोड़ देते हैं, और जब उनको यूज़ करना होता है तब वो यूज़ कर लेते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो डिकम्पोज मैटर होता है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर के थ्रू यूज होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डिकम्पोजिंग वर्मी कंपोजिंग इन क्लास 6। हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था, वर्मी कंपोजिंग पढ़ा था। एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 में क्या दिया है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। आपको क्या करना है, यानी कि मूंग की दाल और चने की दाल लेनी है और उनको अंकुरित करना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, तो हमको क्या करना है, 3 अलग अलग आकार के बर्तन लेने हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लास और सिमिलर वेसल्स, मार्क देम ABC, और उनको हमने ABC मार्क कर दिया है। टू ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर, तो यानी कि जो फर्स्ट ग्लास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई है। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल विद मिक्सड विद द लिटिल यूरिया, यानी कि आपको सेकंड वाले ग्लास में क्या करना है, मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी में उतनी ही सेम अमाउंट की मिट्टी लेनी है विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन दैम। इसके साथ साथ हमको उनमें तीनों में बराबर पानी डालना है और उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली, और उनको डेली पानी भी देना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, और उसके बाद 7 या 10 दिन के बाद आपको उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करनी है। जस्ट लाइक देखिए, ये लोगों ने यहाँ पे 3 ग्लासेस लिए हैं एंड ये अलग अलग तीनों ग्लासेस में अलग अलग जैसे बताया हुआ है उसमें वो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इनके 3 ग्लासेस प्रिपेयर हो जाते हैं, A, B एंड C। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रोन एट द सेम प्लेस, तो आपको क्या लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं तीनों ग्लासेस में वो मतलब एक ही बराबर से ग्रोथ करेंगे। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कौन सा ग्लास ज़्यादा ग्रोथ दिखाती है प्लांट्स की। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेड, और किस ग्लास में जो ग्रोथ है प्लांट्स की यानी कि जो वृद्धि है वो किस में जल्दी तेज़ी से हुई है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं और जो कि रिच होते हैं उनके पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और ये मैन्योरिंग से कैसे डिफरेंट होते हैं, यानी कि ये खाद से कैसे अलग होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये फैक्ट्री में इनका उत्पादन किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटाश, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N और फॉस्फोरस का होता है P एंड पोटेशियम का होता है K। आपको पीरियोडिक टेबल में आपको ये सब मिल जाएगा। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी कि अगर हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेंगे तो ये हमारे फार्मर्स के लिए हेल्पफुल मददगार होता है टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, अच्छी उनकी फसल हो सच एज वीट, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, बट हमको इनको इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स को अगर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे फर्टिलाइजर्स का तो ये सॉइल लेस फर्टाइल हो जाता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर्स एक वाटर पॉल्यूशन का भी एक सोर्स होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, इसलिए हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ता है फर्टिलाइजर्स को विथ ऑर्गेनिक मैन्योर, और उसके बाद में फील्ड को हमें अनकल्टिवेटेड छोड़ देना पड़ता है इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। यानी कि इसमें दिया हुआ है कि हमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी कि अगर हम मैन्योर का यूज़ करेंगे तो वो क्या करता है, सॉइल टेक्सचर इम्प्रूव करता है, इसी के साथ साथ वाटर भी रिटेन करता है।
इट रिप्लेनिशेज द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करता है, मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा मेथड क्या है, इसके साथ साथ इसमें सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। तो ये किससे हो सकता है, डिफरेंट क्रॉप्स को अलग अलग में ग्रो करने के लिए डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेज्यूम्स एज फॉर्डर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। यानी कि अगर हम बात करें कि उत्तर भारत में तो किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt these practices. और farmers बहुत encouraged हो गए थे इस practices को adopt करने के लिए। In the previous classes you have learnt about rhizobium. आपने previous classes में पढ़ा होगा rhizobium बैक्टीरिया के बारे में। These are present in the nodules of the roots of leguminous plant. और ये किस में present होते हैं, नोड्यूल्स रूट में ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यानी कि इनकी जो ये फलीदार जो लेग्यूमिनियस पौधे जो होते हैं जिनको हम फलीदार बोलते हैं, उनकी जड़ों को ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और उसके साथ साथ वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं। अब फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के बीच में डिफरेंसिंग दिया है। तो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर तो पता ही है आपको, हिंदी में बोलते हैं खाद, और फर्टिलाइज़र को बोलते हैं उर्वरक। तो फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। मैन्योर का डिफरेंस क्या हो गया, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, और ये हमें कहाँ से मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। यानी कि जो प्लांट और एनिमल वेस्टेज होते हैं उनके थ्रू, उनके डिकम्पोजिशन से हमें मैन्योर मिलता है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र कहाँ तैयार होता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होता है। और मैन्योर कहाँ पे प्रिपेयर्ड होता है, फील्ड में। वो गड्ढा खोद के ये मैन्योरिंग करते थे और उसको खुला छोड़ देते थे। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र सॉइल में कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र्स आर रिच, तो ये आप कर लेंगे। Now we will study advantages of manure. Advantages of manure, that means खाद के लाभ। The organic manure is considered better than fertilizers. This is because means जो organic manure होता है यानी कि जैविक खाद जो होती है वो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा बेटर कंसिडर किया जाता है। ये ऐसा होता है क्योंकि इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको इन्हेंस कर देता है, यानी कि उसको बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। ये सॉइल को पोरस बनाता है, डैट मीन्स ये इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिससे कि वो गैस विनिमय सरलता से होता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इसके साथ साथ ये मिट्टी को भी इम्प्रूव करता है। इरिगेशन, अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सिंचाई। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं जैसे लाइक इंसान एंड जानवर वगैरह, इन सबको पानी की ज़रूरत होती है बिकॉज सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी किस लिए ज़रूरी है, प्रॉपर ग्रोथ, यानी कि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पानी ज़रूरी है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, यानी कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वाटर वो उनको पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, और पानी के साथ साथ ये मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर एंड प्लांट्स में कितना, पेड़ पौधों में कितना पानी होता है, 90% होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसलिए इसेंशियल है क्योंकि अगर सीड्स का जो जर्मिनेशन होगा, डेट मीन्स बीजों का जो अंकुरण होगा वो नहीं लेगा, सूखी अगर पेड़ पौधे अगर सूखे होंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं वाटर में वो हर एक पार्ट में, यानी कि हर जगह पेड़ पौधों को हर जगह मिल जाते हैं। वाटर ऑल्सो
प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। एंड यहाँ पानी पेड़ पौधों को इसलिए भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उनको बचाता है। किससे बचाता है? जो घुले हुए जो पोषक होते हैं उन सब से बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड। अगर हमको सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन करना हो और अपनी फसल को अच्छी हरी भरी मेंटेन करनी हो तो हमको जो खेतों को हमें पानी देना पड़ता है रेगुलरली। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। और इसी को हम कहते हैं इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है? जो हम वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को एट रेगुलर इंटरवल्स मीन्स हर एक टाइम पर, उसको कहते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब ये टाइम मतलब कब पानी देना है फसलों को, ये हम कहें कैसे पता चलता है? उनकी क्रॉप मतलब हर एक क्रॉप से क्रॉप ये वेरी करता है। सॉइल टू सॉइल और मिट्टी में भी ये वेरी करता है। सीज़न टू सीज़न मौसम के साथ भी ये वेरी करता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई। बट अगर हम समर की बात करें यानी कि गर्मियों की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर यानी कि वाटर हमें उस टाइम पे ज़्यादा देना पड़ता है। वाई इज़ इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? ये ऐसा क्यों होता है? स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो इसमें क्या ये मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? अब यहाँ पे बूजो बोलता है आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। मतलब कि इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो पिछली गर्मियों में क्या हुआ था? मेरे पौधे सूखे और मर गए थे। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं? यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन क्या क्या होते हैं? वेल्स होता है, ट्यूबवेल्स होते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स। हमको पानी कहाँ से मिलता है? हमको पानी कुएं से मिलता है, जलकूप से मिलता है, तालाब या झील वगैरह से मिलता है, नदियों से मिलता है, नहर से मिलता है। इन सब से हमें पानी मिलता है। अब ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या हैं? तो द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड अब बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स। यानी कि जो कुएं और झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। तो कैटल फॉर और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। तो जो कैटल और ह्यूमन लेबर हैं वो यूज़ किए जाते हैं इस मेथड में। तो उससे क्या होता है? ये जो मेथड होता है वो बहुत चीपर हो जाता है, यानी कि कम रेट में प्रोवाइडेड हो जाता है और बट इफ़िशिएंट कम होता है। यानी कि ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, फर्स्ट क्या है आपको? बोट दिया है डैट इज़ पुली सिस्टम। सेकंड दिया है आपको चेन पम्प। तो ये देखिए ये यहाँ पे इस टाइप से ये वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है और ये वाटर पूरे खेत में प्रोवाइडेड हो रहा है, इसको कहते हैं बोट। अब यहाँ चेन पंप में ये दिया हुआ है जस्ट लाइक ये वाटर यहाँ से जा रहा है और इस व्हील के थ्रू ये वाटर पूरे में फ्लो हो रहा है, ये होता है चेन पंप। एंड यहाँ पे इसको थर्ड है आपका देखली क्या होता है? जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये वाटर यहाँ पे डाल रहे हैं और उसके साथ साथ मीन्स ये वाटर यहाँ से लिया जा रहा है और उसके बाद में ये वाटर इस टाइप से खेत में प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर्थ होता है राहत डैट इज़ लीवर सिस्टम। इसमें क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे इस फिगर में दिया हुआ है, इस टाइप से वाटर फ्लो होता है पूरा। ये देखिए ये मीन्स ये जो आपको गाय दी हुई है या बैल दिया हुआ है ये आपको इस पंप को नीचे कर रहा है एंड इस तरीके से वो पानी वहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है पूरे खेत में। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। यानी कि जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस एवं ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशंस। अभी हमने क्या पढ़ा था? ट्रेडिशनल मेथड्स यानी कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके। बट अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं मॉडर्न मेथड्स दैट इज़ आधुनिक विधियाँ। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड्स क्या करता है? आधुनिक विधियों द्वारा हम जल को उपयोग करते हैं।
द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। जो मेन मेथड्स हैं वो कौन कौन से? स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। यानी कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. तो स्प्रिंकलर सिस्टम में बेसिकली आपका क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पे इस टाइप से ये लगे रहते हैं एंड ये यहाँ पे सर्कुलेट होता है एंड इस पाइप के थ्रू यहाँ पे एक टंकी लगी रहती है, उसमें ऐसे 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 आपका वाटर फ्लो होता है पूरे खेत में। तो ये कहलाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। अब हम ड्रिप सिस्टम पढ़ेंगे। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। यानी कि वाटर डायरेक्टली रूट्स में प्रोवाइडेड होता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये सबसे अच्छी टेक्निक है अगर हमको फ्रूट को वाटर करना देना पड़ेगा या प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, इन सब में। वाट इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। वाटर पानी कभी भी वेस्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो अब आप देखेंगे कि ये ड्रिप सिस्टम क्या होता है। ड्रिप सिस्टम डायरेक्टली, ये देखिए यहाँ पे ऐसे इन पाइप्स के थ्रू वाटर जा रहा है और ये डायरेक्टली हर एक प्लांट में को पानी मिल रहा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अभी हमने क्या पढ़ा था? इरिगेशन भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, दैट मीन्स खरपतवार के से सुरक्षा। Bhujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there are some other plants in the field growing along with wheat plants. तो यहाँ पे पहेली एंड भूजो ने क्या नोटिस किया? यहाँ भूजो बोलता है हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। क्या ये जो अन्य पौधे हैं विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द अदर क्रॉप। अगर आप अपने घर में भी कोई पेड़ पौधे लगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उन पेड़ पौधों में अलग से और भी पेड़ आ जाते हैं, जैसे कि घास आ जाती है, इस टाइप से। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और इनको हम कहते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और रिमूवल यानी कि वीड्स को अगर हम हटाएंगे तो उनको कहते हैं हम वीडिंग। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। हम वीडिंग को हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रॉप प्लांट्स को हमारे प्लांट्स को अच्छे से वाटर मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, स्पेस मिल सके एंड लाइट मिल सके। स्पेस मिलेगी जब भी तो वो स्प्रेड होंगे अच्छे से, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इसलिए अगर वो वीड्स रहेंगे तो वो उनकी जो ग्रोथ है क्रॉप्स की वो अफेक्ट करेगी। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। दैट मीन्स कि कुछ वीड्स क्या होते हैं, इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम एंड मे बी पॉइजनस, और उनके लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं, यानी कि विषैले भी हो सकते हैं एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर यहाँ पे जो किसान होते हैं बहुत सारे वेज अडॉप्ट करते हैं वीड्स को हटाने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग इन किलिंग ऑफ वीड्स। अभी हमने पढ़ा था टिलिंग, यानी कि वो उसको हम यूज़ करते हैं बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स बिकॉज इट हेल्प्स इन अपरूटिंग इन किलिंग ऑफ वीड्स विच में दैन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। जिससे क्या होता है वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और उसके साथ में मिट्टी के साथ में मिक्सड हो जाते हैं। The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, मतलब सबसे अच्छा समय कब होता है वीड्स को हटाने के लिए? जब वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करें उससे पहले। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. और जो मैनुअल रिमूवल है उसमें क्या इंक्लूड होगा? उसमें सिंपल वीड्स को रिमूव करना बाय अपरूटिंग, या तो उनको अपरूट कर दो या फिर उनको कट कर दो फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, और ये किससे किया जाता है? खुरपी से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स। सीड ड्रिल भी यूज़ किया जाता है वीड्स को अप्रूट करने के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स को हम कुछ केमिकल्स के भी थ्रू उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और वो केमिकल का नेम क्या है? दैट इज़ वीडिसाइड्स। उसको हम कहते हैं वीडिसाइड्स। लाइक 2,4-D these are sprayed in the fields to kill the weeds, और इसको हम स्प्रेड कर देते हैं फील्ड्स में सो डैट जो अन्य पेड़ पौधे होते हैं जो विषैले होते हैं वो मर जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, बट वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं।
The weedicides are diluted with the water to extent required and sprayed in the fields with a sprayer. Now, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे किस टाइप से ये केमिकल के थ्रू ये कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं स्प्रेइंग वीडिसाइड, सो डैट इनके जो अन्य पेड़ पौधे हैं वो डैमेज हो जाएं, वो हट जाएं और जो हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करे। वो जो बोलते हैं, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर, तो वो जो बोलता है क्या जो मतलब जो ये जो वीडिसाइड्स है वो अफेक्ट करता है किस पर्सन को जो उसको स्प्रे कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। एज अ ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ। वीडिसाइड्स मीन्स जैसा पहले बताया गया है कि वीडिसाइड्स वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के लिए पहले ही उनको बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन उनको हम स्प्रे कर देते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, बट हम वीडिसाइड्स जो स्प्रे करते हैं वो फार्मर्स की हेल्थ को, फार्मर्स की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए उनको ये केमिकल अच्छे से केयरफुली बड़ी सावधानी से यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, उनको अपनी नाक और मुंह बंद कर लेना चाहिए विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े से, ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? दैट इज कटाई। तो यहाँ पे पूरा इस प्रोसीजर हमने यहाँ पे पढ़ लिया। सोइंग ऑफ द सीड्स भी पढ़ा, हार्वेस्ट इंडिकेशन पढ़ा, हार्वेस्टिंग पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा। तो ये पूरे प्रोसीजर होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग में दिया हुआ है, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जब हमारी फसल अच्छे से उग आएगी तो सबसे लास्ट काम क्या होगा? उसको हार्वेस्ट करना। हार्वेस्ट करने के बाद द कटिंग क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मीन्स क्रॉप को हम जब कट करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। क्रॉप्स को हम कट करते हैं। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सेरियल क्रॉप टू मैच्योर, और ये 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में हार्वेस्टिंग किसके हेल्प से होती है? मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन के थ्रू होती है। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रीन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो ग्रीन सीड्स होती हैं उनको हमें सेपरेट करना पड़ता है, उनको अलग अलग करना पड़ता है फ्रॉम द शेफ। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। यानी कि जो हमारी कटी हुई फसल होती है उसमें बीजों और दानों को भूसे से अलग करना होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। और इसको हम एक मशीन के थ्रू करते हैं। उस मशीन का नाम क्या है? कॉम्बाइन, जिसको मीन्स हार्वेस्टर के लिए भी यूज़ किया जाता है और उसको थ्रेशर के लिए भी यूज़ किया जाता है। पहली बोलती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। पहली इज़ वरीड, शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। यानी कि कटाई के बाद कभी कभी जो टुकड़े रह जाते हैं खेत में वो वहीं रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। तो पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, यानी कि पॉल्यूशन इंक्रीज होता है इससे खेत में पड़ी फसल में, और अगर उस जो टुकड़े हैं उनको जलाएंगे तो बाकी की फसल में भी आग लग सकती है, तो उसका भी खतरा हो सकता है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। यानी कि जो फार्मर्स होते हैं, जो इनका जो लैंड है यानी कि ज़मीन है वो बहुत कम है, वो खुद से ही करते हैं सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6, और आपने ये क्लास 6 में पढ़ा होगा। ये देखिए, ये इस टाइप की होती है विनोइंग मशीन। नाउ स्टोरेज। अभी आपने हार्वेस्टिंग पढ़ लिया, मीन्स हमारी फसल कट गई अच्छे से, हमने मिट्टी तैयार की, उसके बाद में हमने बहुत सारे स्टेप्स किए, सोइंग ऑफ द सीड्स किया, आप इरिगेशन भी कर लिया। अब हम कर रहे हैं स्टोरेज, यानी कि हमारी जो कटी हुई क्रॉप है हम उसको स्टोर कैसे करें। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसका स्टोरेज करना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, यानी कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन है उसको हम
में अगर लंबे समय तक के लिए करना पड़ेगा तो उसको हमें मॉइस्चर यानी कि मॉइस्चर से सेव करना पड़ेगा। नमी, इंसेक्ट्स, राइट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों से, चूहों से, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सब से हमें सेव करना पड़ेगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, और जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं यानी कि जो कटी हुई फसल होती है उसमें ज़्यादा नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर उनको फ्रेशली हार्वेस्टेड किया जाएगा यानी कि ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यदि फसल के दोनों बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों द्वारा इन सब से डेंजर हो सकता है। दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स, वो स्पॉइल्ड खराब भी हो सकते हैं और वो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अटैक भी हो सकते हैं। मेकिंग दम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, इसलिए स्टोर करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उनको धूप में सुखाना पड़ेगा ताकि उनकी नमी चली जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, और जो इससे क्या होगा धूप में सुखाने से उनके जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी चले जाएंगे, बैक्टीरिया एंड फंगी ये सब भी चली जाएगी। पहली कहती है आई सॉ माई मदर पुटिंग सब ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वॉन्डर वाई, यानी कि पहली बोलती है मैंने अपनी माँ को अनाज रखे जो लोहे का जो ड्रम होता है उसमें नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा, मुझे आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों। फार्मर्स स्टोर गेन्स, ये देखिए स्टोर कर रहे हैं इस टाइप से, ये सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हैं, ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, यहाँ पे इस टाइप से भी देखो कट्टे में स्टोर किए हैं इन लोगों ने। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, और इनको हम कहते हैं जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स। हाउएवर लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज, बट आपको लार्ज स्केल यानी कि बड़ी मात्रा में अगर स्टोर करना है तो वो किस में किया जाता है, सिलोज में एंड ग्रेनरीज में, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक राइट्स एंड इंसेक्ट, तो उनसे हम कीड़े मकोड़े या चूहों से उन्हें बचा सकें। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, और हमें अगर अपने घर पे स्टोर करना है तो हमको ड्राइड यानी कि सूखी पत्तियाँ नीम की लेनी पड़ेंगी। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स, और हमें बड़ी मात्रा में गोडाउन में स्टोर करना है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो उनके लिए स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है ताकि उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें पेस्ट से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे फूड यानी कि मिल्क का सोर्सेज क्या क्या है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। मिल्क का सोर्सेज है यहाँ पे काऊ, बफेलो, गोट एंड कैमल से भी हमें मिल्क मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि पेड़ पौधे तो हमें फूड देते ही देते हैं, उसके साथ साथ हमको एनिमल्स भी देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, बट जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं यानी कि समुद्र के किनारे रहते हैं वो अपना पेट कैसे भरते हैं, वो फ़िश के थ्रू अपना पेट भरते हैं, उनकी डाइट में फ़िश रहती है एज अ पार्ट। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में हमको फूड कहाँ से मिलता है, हमको प्लांट से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन किससे होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले हम सीड सेलेक्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, सोइंग करेंगे एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म, इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को भी उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। और विद दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। पहली बोलते हैं फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी, हमको मछलियों से क्या मिलता है, हमारी जो मछलियाँ खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और इससे हमें लिवर ऑयल मिलता है फिश से जो कि विटामिन डी के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।